जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडीज़। मेरे प्यारे बच्चों, अपने इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने, इसका एक लेक्चर मैंने आपको दिया था और आपने इसको स्टडी किया, समझा। देखिए, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने की बात आती है सेंटेंस में यूज़ के आधार पर, क्योंकि एक ही वर्ड अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उसे हम कैसे पहचाने कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो जैसा मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था कि पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब उसका पहचान यानी उसका फंक्शन, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर सेंटेंस में जहां पर उसे यूज किया गया है, जहां उसे पोजीशन किया गया, उसके आधार पर ये समझ सकें कि आखिर यहां ये क्या फंक्शन करता है। क्योंकि एक ही वर्ड की स्पेलिंग वही है, वर्ड वही है और वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले करता है। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि वो उसका बेसिक फंक्शन क्या है और दूसरा ये कि उस सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले करता है। तो आइए अपने पहले के लेक्चर से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपने ये पढ़ा था बैक, बेटर तक आपने पढ़ा था और इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं अगला हमारा जो वर्ड है वो है केयर। तो आप ये पहचानिए कि जो वर्ड आपका केयर है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, समझिए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो केयर है इसे आप नाउन की तरह से भी यूज कर सकते हैं और इसे वर्ब की तरह से भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं वही बात आपसे कहूंगा कि सेंटेंस में आपने उसे पोजीशन कहां पर किया है इस पर डिपेंड करता है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना। जैसे पहला जो वर्ड है केयर, आप देखिए केयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे इस सेंटेंस में टेक केयर ऑफ योर यंगर्स, अब अगर आप देखिए तो इसका मतलब यह है कि अपने से छोटों का आपको ध्यान रखना है। अब वैसे ध्यान रखने के लिए तो हम सीधे सीधे केयर का भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पर टेक केयर लगा हुआ है। तो अब ये आप कैसे समझोगे कि टेक के बाद जो केयर है वो नाउन है। तो आप एक चीज तो ये समझ सकते हैं कि केयर वर्ब है और नाउन भी है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि टेक भी वर्ब है और केयर भी वर्ब है। दो वर्ब तो एक साथ यूज हो ही नहीं सकती। तो ये बात तो दिमाग से बाहर हो जानी चाहिए कि केयर इसमें वर्ब भी हो सकता है। अब टेक के बाद जो हम केयर का यूज कर रहे हैं, टेक केयर ऑफ योर यंगर्स, तो इसमें जो केयर है उसका मतलब ख्याल है, उसका मतलब ध्यान है, ना कि उसका मतलब ध्यान रखना। इस आधार पर आप ये डिसाइड करोगे कि इसमें जो केयर लिखा हुआ है ये यहां पर वर्ब की तरह से नहीं बल्कि नाउन की तरह से यूज हो रहा है। अगले सेंटेंस में ये जब आप कहते हैं कि आई डोंट केयर, ध्यान दीजिए ये फुल फ्लैजेड आपने वर्ब की तरह से यूज किया। ये जो डू नॉट लिखा हुआ है, ये जो डू आपने लिखा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब ली। और आई डोंट केयर फॉर माई क्रिटिक्स, यानी मैं अपने आलोचकों पर ध्यान नहीं देता कि वो क्या बेमतलब की बात करते हैं, मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। तो समझिए कि इसमें जो केयर लिखा है इसका मतलब परवाह करना है। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है और अगर एक ही वर्ब है तो ये जो केयर लिखा है यही आपका मेन वर्ब है। इस तरह से इस सेंटेंस में जो केयर है दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब, और पहला वाला जो सेंटेंस था इसमें जो केयर है दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। अगला वर्ड है आपका क्लोज। समझिए क्लोज अगर लिखा जाए तो हम लोगों के दिमाग में एक ही बात सीधे सीधे आती है, क्लोज द डोर, है ना। क्लोज द डोर मतलब दरवाजा बंद करो। अब क्लोज को हम पहले प्रथम दृष्टया वो भी समझते हैं, लेकिन आप समझिए जो क्लोज है ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब भी है और ये एडवर्ब भी है। पहले तो आप ये समझो कि ये चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाता है और उसके बाद आप ये देखो सेंटेंस में कहां पर किस यूज के आधार पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या डिसाइड होता है।
तो पहले सेंटेंस में द मीटिंग कम्स टू अ क्लोज, ध्यान दीजिए, मीटिंग कम्स टू अ क्लोज। देखिए हर सेंटेंस में जब आप वर्ड्स को पोजीशन करेंगे, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करने चलोगे, तो जरूर कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, अगर आर्टिकल ए लिखा हुआ है तो आर्टिकल ए ये डिसाइड करता है कि ये जो आपका क्लोज है ये नाउन की तरह से यूज हो रहा। फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां प्रीपोजिशन आया है, तो आप जानते हो कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो यहां पर ये जो क्लोज लिखा है इसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, इसको हम नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं। द मीटिंग कम्स टू अ क्लोज, यानी मीटिंग जो है वो अंत की तरफ आती है, मीटिंग का अंत होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड में देखिए, ये एडजेक्टिव कैसे है। आशीष एंड सेतु आर क्लोज फ्रेंड्स। आशीष और सेतु दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। अब देखो बच्चों, इसमें जो क्लोज लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स इस नाउन के पहले आया है, और ये उसके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप ये कहते हैं आशीष एंड सेतु और फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आशीष और सेतु दोनों दोस्त हैं। लेकिन जब आपने कहा कि दे आर क्लोज फ्रेंड्स, अब आप देखिए ये जो आपका फ्रेंड्स हैं, यानी ये जो आपका नाउन है, इसके बारे में ये कुछ डिस्क्राइब करता है, यानी ये बताता है कि वो किस प्रकार के दोस्त हैं। तो आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा ये है, ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कुल मिला के विशेषता बतलाता है। तो अगर आपने ये जो क्लोज लिखा है इस सेंटेंस में, इसका काम यही है कि फ्रेंड्स को ये के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। इस तरह से क्लोज यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे देखिए, सी क्लोज द डोर्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें जो क्लोज्ड है ये वर्ब की तरह से यूज हुआ, सी क्लोज्ड द डोर्स, तो इसमें जो क्लोज है दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब। अब आगे आए और आगे देखिए, सारिका इज क्लोज अपॉन 30। अब इसमें देखो बच्चों, ये जो क्लोज है इसका मतलब लगभग है, इसका मतलब करीब है। तो जब इसकी मीनिंग लगभग या करीब होगी तो उस समय आप इसको किस सेंस में यूज करेंगे, ये जो आपका क्लोज है वो एडवर्ब कहलाएगा। सारिका इज क्लोज अपॉन 30, समझिए। अब यहां जो क्लोज है इसको हम एडवर्ब की तरह से यूज कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि एडवर्ब का मतलब यहां पर ये कौन सा एडवर्ब है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और क्वांटिटी को बताने का काम एडजेक्टिव भी करता है और एडवर्ब भी करता है। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, और जो आपका एडवर्ब होता है ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी वो ये बताता है कि वो कितने साल के लगभग हो गई है। तो ये वर्ब को डिसाइड कर रहा है, इसलिए यहां पर क्लोज क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां आपका जो क्लोज है वो नाउन, ये जो क्लोज है ये फ्रेंड्स के पहले आया है एडजेक्टिव, ये क्लोज आपका वर्ब, और ये जो क्लोज है वो आपका एडवर्ब हो गया। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाउन। देखिए डाउन वर्ड अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे दिमाग में जब हम DOWN डाउन पढ़ते हैं तो केवल और केवल एक चीज आती है, वो ये कि ये प्रीपोजिशन है। लेकिन समझिए ये केवल प्रीपोजिशन ही नहीं है, ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब भी है, और ये बच्चों क्या है, एडवर्ब भी है, और क्या है, प्रीपोजिशन भी है। यानी डाउन एक ऐसा वर्ड है जो इन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन कैसे। वी हैव टू फेस अवर अप्स एंड डाउन्स, यानी हमें जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आप देखिए अप्स लिखा हुआ है एंड डाउन्स लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं एस लगाने का काम या तो आप नाउन में करते हैं सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए, या आप वर्ब में करते हैं, तो ये वर्ब तो है नहीं, और अप्स एंड डाउन का मतलब है उतार चढ़ाव। इस तरह से यहां पर ये काम क्या करता है, नाउन का काम करता है, अप्स एंड डाउन्स। चलो बच्चों देखो,
तो ये आपका डाउन्स हो गया। एडजेक्टिव कैसे है, सी केम हियर बाय द डाउन ट्रेन। अब ये आप देखिए वो वहां से डाउन ट्रेन से आया। अब आप जानते हैं ट्रेन दो तरह की होती है, एक अप ट्रेन होती है और एक डाउन ट्रेन होती है। जैसे ट्रेन जहां से बनेगी और जिधर जाएगी उसके लिए अप ट्रेन कहलाएगी, और जब वहां से लौट के आएगी तो डाउन ट्रेन कहलाएगी। अब समझिए, अगर आप ये कह देते बच्चों सी केम हियर बाई द ट्रेन, अब समझिए सी केम हियर बाई ट्रेन, वो यहां ट्रेन से आया, क्या कोई प्रॉब्लम हो जाती? नहीं। लेकिन आपको यह बताना था कि वो जो ट्रेन से आया उस ट्रेन के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी ट्रेन को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। तो इसमें जो डाउन वर्ड आया है ये ट्रेन को डिस्क्रिप्शन देता है, और अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो डाउन ट्रेन, यानी डाउन जो है ट्रेन को डिफाइन कर रहा, इस तरह से डाउन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब वर्ब कैसे है? ही डाउन्ड हिज राइवल इन द एंड, यानी लास्ट में उसने अपने राइवल को, अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। अब देखो बच्चों, ये आपका ये सब्जेक्ट है और जो डाउन्ड है ये सीधे सीधे वर्ब है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बड़ी इजीली आप पहचान लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब कैसे बनेगा? ही हैज गॉन डाउन, वो नीचे चला गया। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या कहां आती है? एडवर्ब पहचानने में और प्रीपोजिशन पहचानने में। जैसे ही हैज गॉन डाउन लिखा है, और आप देखिए कि इसके बाद जो आपका है इस सेंटेंस को आप देखें, ही हैज गॉन डाउन में, उसके बाद आप इसके बाद आप देखिए दूसरा जो सेंटेंस है, सी फेल डाउन। दो हैं आपके सामने, जया हैज गॉन डाउन, इसमें भी डाउन आया है, और सी फेल डाउन द स्टेयर्स, इसमें भी डाउन आया। अब दोनों जगह पर आप डाउन का पोजीशन देखिए, डाउन का काम देखिए। तो आपको इसके पहले मैंने समझाया था कि जो एडवर्ब होता है ये हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है ना। तो हैज गॉन डाउन, और यहां पर गॉन डाउन का मतलब क्या हुआ? नीचे चला गया। यानी जो डाउन है ये किसकी बात करता है? पोजीशन की बात करता है, प्लेस की बात करता है। कहां चला गया? किस जगह चला गया? तो ये जो डाउन है ये प्लेस की तरफ इशारा करता है, किधर चला गया, है ना। डाउन आप कह लो या हाई आप कह लो। आप कह दीजिए कि जया हैज गॉन हाई, हाई कहेंगे तो भी एडवर्ब कहलाएगा, डाउन कहेंगे तो भी एडवर्ब कहलाएगा। तो अब आप इसमें जो डाउन आया है ये वर्ब के बाद आया और वर्ब को मॉडिफाई करता है ना। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको समझाया था कि अगर मैं कह दूं कि ही केम इन, अब इसमें जो इन आया है वो एडवर्ब है, और अगर मैं ये कह दूं कि ही इज सिटिंग इन द रूम, ध्यान दीजिए, अब इसमें जो इन आया है ये क्या है? ये यहां पर प्रीपोजिशन है। दोनों जगहों पर डिफरेंस है। इसमें जो इन है ये आपका द रूम से पहले आया है, और ये सिटिंग के बीच में यहां रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। लेकिन इसमें जो इन आया हुआ है बच्चों, ये क्या काम करता है? ये केवल उसकी लोकेशन को शो कर रहा है कि वो आया कहां। इस तरह से ठीक ऐसे ही जया हैज गॉन डाउन में जो डाउन है ये एडवर्ब का काम करता है, और सी फेल डाउन द स्टेयर्स। अब देखिए इसमें जो डाउन है वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये किससे पहले आया हुआ है? नाउन से पहले आया है, और ये फेल के बीच में और स्टेयर्स के बीच में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। रिलेशनशिप आप जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है ये टाइम के रिलेशन में, प्लेस के रिलेशन में, है ना, अलग अलग तरह से ये क्या काम करता है? रिलेशनशिप को शो करता है। तो इस तरह से इसमें जो डाउन है ये द स्टेयर्स और फेल में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। दूसरी बात ये कि ये जो डाउन है ये नाउन से पहले आया, इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है और ये यहाँ पर एडवर्ब है। बाकी आपने समझा कि जो डाउन ट्रेन है ये डाउन नाउन से पहले आया है और एडजेक्टिव है,
और ये जो डाउन्स है ये नाउन है ना। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एनफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनफ, अक्सर स्पॉटिंग एरर के सेक्शन में भी आता है, हर तरह से इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। एनफ नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। तो ये दो तो अक्सर आप सुन लेते हैं कि एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, क्योंकि ये स्पॉटिंग एरर के सेक्शंस में ग्रामर के रूल्स में आप पढ़ते हो। लेकिन ये नाउन भी कैसे है समझिएगा। तो जब इसको हम नाउन की तरह से यूज करेंगे तब इसका अर्थ निकलता है पर्याप्त मात्रा, यानी किसी चीज की पर्याप्त जो क्वांटिटी है, अगर उस सेंस में आप यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, नाउन। जैसे नवनीत हैज डन एनफ। और समझिए बच्चों, अब ये जो नवनीत है ये इसका सब्जेक्ट है, हैज डन जो है ये इसका वर्ब है, और जो एनफ यहां पर लिखा हुआ है ये इसका ऑब्जेक्ट है। इससे भी आप डिसाइड करोगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर ये यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है तो जरूर ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन तो ये आपको दिख नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो नवनीत हैज डन एनफ, नवनीत ने पर्याप्त कार्य कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एनफ आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सी हैज एनफ मनी टू बाई अ कार। अब आपको पता है कि अगर हम एनफ को एडजेक्टिव की तरह से यूज करेंगे, समझ के चलिएगा, अगर एनफ को हम एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं तो ये हमेशा नाउन के पहले आता है। या आप इसे उल्टा भी समझ सकते हैं कि एनफ एडवर्ब भी है और एनफ एडजेक्टिव भी है। एनफ को अगर हमने एडवर्ब की तरह से यूज किया तो समझेंगे, अगर एनफ को हमने एडवर्ब की तरह से यूज किया तो ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद पोजीशन होगा। इसको आप समझ के चलें कि एनफ, कैसे आप जानोगे कि एनफ एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। अगर वो एडवर्ब है तो सीधी सी बात है वो एडजेक्टिव के बाद आया होगा। अगर मैं ये लिख दूं, इसमें स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन ये बनता है कि ही इज एनफ इंटेलिजेंट, ये गलत होगा। आप एनफ को इंटेलिजेंट से पहले यानी एडजेक्टिव से पहले नहीं रख सकते, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। दूसरा ये कि अगर आप इसको इंटेलिजेंट इस एडजेक्टिव के बाद रखोगे और आपको पहचानने के लिए बोला जाए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप समझेंगे कि इसमें जो एनफ है वो क्या है बच्चों, एडवर्ब है। लेकिन अगर आप इसको नाउन से पहले रखोगे तो हमेशा ये क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। इस तरह से हम पहचानेंगे कि अगर वो नाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव से बाद आया है तो एडवर्ब है। ठीक है, हमें इसको नाउन के बाद नहीं रखना है और हमें इसे एडजेक्टिव के पहले नहीं रखना है। दूसरा, ऊपर का सेंटेंस आपने देखा कि नवनीत हैज डन एनफ, यानी नवनीत ने पर्याप्त कार्य कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फेयर। समझिए, फेयर क्या क्या काम करता है। फेयर आपका नाउन है, फेयर एडजेक्टिव है और फेयर एडवर्ब भी है। अगर आप ये निकालते हैं फेयर का अर्थ मेला, आपको पता है कि फेयर की मीनिंग क्या होती है, मेला। अगर इस सेंस में आपने फेयर का यूज किया, इसका मतलब जो फेयर है ये नाउन बन के आ रहा है। जैसे अ ग्रेट फेयर, और दूसरा आप यहां से भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो ग्रेट है ये एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है बच्चा तो नाउन तो इसके बाद आना ही आना है, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है अगर ये एट्रीब्यूटिव यूज होगा तो जनरली आप यही देखोगे कि जो एडजेक्टिव हैं वो नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएंगे, लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो बाद में प्रेडिकेट वाले हिस्से में भी आ सकता है। लेकिन यहां पर जो ग्रेट है ये आपको पता है कि एडजेक्टिव है और ये फेयर से पहले आ रहा है, इसका मतलब फेयर क्या है, नाउन है। अ ग्रेट फेयर टेक्स प्लेस एट ब्रह्मपुर इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी यहां पर एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है। तो कहने का सेंस है कि फेयर को अगर आपने मेला के सेंस में लिया तो फेयर वहां पर क्या काम करेगा, नाउन का काम करेगा। और फेयर का मतलब अगर आपने ये कहना हो कि उसका रंग गोरा है ना, जैसे ये लिखा है कि सी इज फेयर। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि कोई जरूरी नहीं है
कि जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन से पहले यूज हो ही, ऐसा भी हो सकता है कि वो नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज हो, और अगर उसके बाद यूज होगा तो ये जो एडजेक्टिव होता है इसे क्या कहते हैं, इसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। एडजेक्टिव को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। अगर वो नाउन से पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, और अगर मतलब कुल मिला के सब्जेक्ट से पहले यूज होगा तो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, और अगर वो प्रेडिकेट का पार्ट बन करके आएगा तो बच्चों क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। तो इसमें जो फेयर है, लेकिन ये बात क्या कर रहा है, अगर आप समझें, सी इज फेयर, सी इज फेयर का मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, सी के बारे में बात कर रहा है, उसके कलर के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, इंफॉर्मेशन देता है। इस तरह से फेयर क्या हो गया, ये सी को डिस्क्राइब करता है। कुल मिला के अगर सामान्य भाषा में बोलूं तो क्वालिफाई करता नहीं, विशेषता बतलाता। तो इस तरह से जो फेयर है ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम क्यों करता है, क्योंकि सी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यही काम तो एडजेक्टिव का होता है। आगे देखिए, मैन लव्स अ फेयर लेडी। अब आप देखो इसमें मैन लव्स अ फेयर लेडी, अब जो लेडी है ये क्या है बच्चों, नाउन है, और फेयर इससे पहले आया है, यानी फेयर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पर फेयर का मतलब क्या है, निष्कलंक। निष्कलंक का मतलब यह है जिसका कैरेक्टर बिल्कुल दुरुस्त हो, साफ सुथरा हो। तो मैन लव्स अ फेयर लेडी, अब फेयर लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है इस तरह से, और उससे पहले भी आया है। इस तरह से फेयर क्या हो गया, यहां पर एडजेक्टिव का काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, द पनिशमेंट वॉज वेरी फेयर, यानी उसको जो दंड दिया गया वो बिल्कुल उचित था, वो बिल्कुल सही था। अब देखो इसमें जो फेयर आया इसका अर्थ उचित है, लेकिन ये बात किसकी कर रहा, ये पनिशमेंट की बात कर रहा। कौन उचित था, पनिशमेंट उचित था, पनिशमेंट बिल्कुल उचित था, बिल्कुल सही था। तो इसमें जो फेयर है ये किसको डिस्क्राइब करता है, पनिशमेंट के बारे में बताता है कि पनिशमेंट कैसा था, सही पनिशमेंट था। तो इस तरह से फेयर जो है ये पनिशमेंट इस नाउन को डिस्क्राइब करता है, लिहाजा फेयर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और इससे पहले वेरी आया है, तो आप जानते हैं वेरी क्या काम करता है, एडवर्ब होता है, और ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। चलिए अगला देखिए, एडवर्ब जो है फेयर, ये आपका एडवर्ब का भी काम करेगा। कब, जैसे दे विल रेस्पेक्ट यू एज लॉन्ग एज यू प्ले फेयर। अब बच्चों देखो कैसे पहचानोगे कि यहाँ जो फेयर आया है वो एडवर्ब है। तो हम लोग कितनी बार इस बात को बात कर चुके हैं कि जो एडवर्ब होता है ये बच्चों किसको मॉडिफाई करता है, ये हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये इसका नाम ही एडवर्ब है, जैसे ऐड प्लस वर्ब इक्वल टू एडवर्ब, यानी जो वर्ब में ऐड करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। अब इसने क्या किया, वर्ब में ऐड कर दिया। तो अब ये जो दे विल रेस्पेक्ट यू एज लॉन्ग एज यू प्ले फेयर, यानी जब तक तुम अच्छे तरीके से व्यवहार करोगे, है ना, जब तुम अच्छे तरीके से तुम व्यवहार करोगे, रहोगे, तब तक तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा। अब आप देखिए बच्चों इसमें जो फेयर लिखा है ये काम क्या करता है, ये उसके काम करने के मैनर को, उसके तरीके को दिखाता है। अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो जो फेयर है ये क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, और जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो क्या काम करता है, ये वर्ब के बाद पोजीशन किया जाता है। वैसे भी एडवर्ब को या तो हम वर्ब के बाद पोजीशन करेंगे और या तो वर्ब से पहले पोजीशन करेंगे। 90% केसेस में ऐसा ही करते हैं, है ना। तो मैनर को, प्लेस को, टाइम को वर्ब के बाद ही तो पोजीशन करते हैं। तो इस तरह से जो फेयर है वो कहता है काम करने के मैनर को, तरीके को बताता है। तो इसमें जो फेयर है ये आपका एडवर्ब हो गया, इसमें जो फेयर है वो एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया और ये भी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये सभी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो फेयर है वो मेला के सेंस में आया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसको नाउन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है फास्ट। इस पर भी अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। फास्ट जो है ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, वर्ब भी है। समझिए
वैसे तो जनरली हमारे दिमाग में यही सेट है कि फास्ट एक एडवर्ब है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि फास्ट जो है ये नाउन भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब और एडजेक्टिव सब है ये, मतलब 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। अब आई ऑब्जर्व फास्ट, ध्यान दो बच्चों, यहां जो फास्ट है इसका मतलब है व्रत, और आप जानते हैं व्रत जो है ये नाउन है, यानी जहां पर फास्ट की मीनिंग व्रत होगी, जैसे आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन संडे, यानी मैं संडे को व्रत रखता हूं। ध्यान दीजिए, रखने के लिए इसमें जो वर्ब आई है वो ऑब्जर्व है, और इसके आगे जो फास्ट आया है ये यहां पर क्या है, नाउन है। तो आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन संडे, है ना, क्योंकि वो ऑब्जर्व जो है ये अपनी पूरी मीनिंग नहीं दे सकता, ये कोई ऐसी वर्ब नहीं है जो अपनी पूरी मीनिंग दे ले, इसलिए इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो फास्ट के ऑब्जर्व के बाद जो फास्ट आया है ये यहां पर क्या काम करता है, व्रत के सेंस में, यानी यहां पर ये नाउन के सेंस में आया। आगे देखिए एडजेक्टिव का काम कब करेगा, अपनी पुरानी तकनीक को अपनाते हुए। जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन से पहले आता है, तो ही इज अ फास्ट रनर, और अगर आपको कभी समस्या हो कि ये एडजेक्टिव कैसे है तो आप इसको हटा दो, जैसे आपने कहा ही इज अ रनर, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई, लेकिन आपको ये बताना था कि वो कैसा रनर है, वो तेज दौड़ने वाला है ना। जैसे अगर आप कहते कि ही इज अ स्लो रनर तो वो धीरे दौड़ने वाला, यानी इसमें जो फास्ट आया है ये इस नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो बंदा किस प्रकार का रनर है। तो आपने ये जो फास्ट लिखा ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये रनर से पहले यूज होकर के उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आगे बढ़िए, अब अगला ये है कि फास्ट जो है एडवर्ब कब है। समझो बच्चों, फास्ट एडवर्ब कब है, तो ये बात आप जानते हैं कि एडवर्ब का काम क्या होता है। जनरली आप यही देखते हो कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद ही आ रहे हैं, और इसमें कौन कौन से एडवर्ब हैं, एम पी टी, एम का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, पी का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, और टी का मतलब है एडवर्ब ऑफ टाइम। इनको हमेशा हम वर्ब के बाद रखते हैं। एक और है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम वर्ब के पहले रखते हैं और कभी कभी वर्ब के बाद रखते हैं, अगर वो बी के फॉर्म के बाद आ रहा है तो देखो सी रैन फास्ट। अब ये जो फास्ट है ये क्या काम करता है, उसके दौड़ने का जो एक्शन है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसमें कुछ ऐड करता है। सी रैन, वो दौड़ी, कैसे दौड़ी, वो तेज दौड़ी, यानी उसने क्या किया, उसके दौड़ने के मैनर के बारे में बताया, और ये क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर आप इसे कहेंगे, है ना। तो इस तरह से जो फास्ट है बच्चों ये क्या काम कर रहा है, रैन को डिस्क्राइब करता है ना। चलिए आगे लीजिए, वर्ब जो लिखा है, अगला वर्ब कब बन करके आएगा, जूही फास्टेड फॉर 3 days। तो ये जो फास्ट है इसका मतलब व्रत रखना यानी उपवास करना भी होता है। तो जूही फास्टेड फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए उसने व्रत रखा। अब 3 दिनों के लिए व्रत रखा तो ये तो आप समझ सकते हैं फास्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बड़ी इजीली आप पहचान सकते हो कि इसमें जो फास्ट है वो क्या है, क्या काम करता है, ये यहां पर वर्ब का काम करता है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एडवर्ब आपका वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ और एडजेक्टिव हुआ और नाउन हुआ। बस आपको ये समझना है कि वो सेंटेंस में किस जगह पर है और वहां पर वो काम क्या करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा हाई। अक्सर आप इस वर्ड को सुनते हैं हाई, है ना। हाई क्या है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि हाई इज नॉट अ प्रीपोजिशन। हाई क्या है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। बस अपनी टेक्निक लगाते हुए कि दिस इज हाई बेंच, ये बेंच कैसी है, ऊंची है। अगर आप कहते कि दिस इज अ बेंच, नो इशू एट ऑल, ये एक बेंच है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं ये एक हाई बेंच है, यानी ये जो बेंच है ऊंची है, तो वो जो हाई वर्ड है ये बेंच के बारे में कुछ बताता है कि बेंच कैसी है, ऊंची है कि नीची है, टेढ़ी है, कैसी है।
तो ये जो हाई है ये काम क्या करता है, बेंच इस नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। और आप सबको बार बार ये बात सुनने को मिल रही है कि जो डिस्क्राइब करने का काम करेगा, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। विशेषता से मेरा मतलब समझिए, विशेषता से मेरा मतलब यह है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो दिस इज अ हाई बेंच, तो इसमें जो हाई है वो बेंच को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लिहाजा हाई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और आगे देखिए, द क्रो फ्लू हाई, बच्चों ध्यान दो, जो क्रो है वो ऊंचा उड़ गया। अब फिर बात, हर बार उस बात को हम लोग समझेंगे कि ये जो हाई है ये वर्ब के बाद आया है और इसने बताया कि कहां उड़ गया। आप जानते हैं हाई जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो द क्रो फ्लू हाई, बहुत ऊंचा उड़ गया। तो ऊंचा उड़ गया तो आपने उसको डायरेक्शन, आपने उसे किसी प्लेस की तरफ इशारा किया। तो इस तरह से इसमें जो हाई है, ये अगर आप सिर्फ इतना ही कह देते द क्रो फ्लू, कौवा उड़ गया, ठीक है, उड़ गया तो उड़ गया, लेकिन आप करें नहीं, उड़ा तो कैसे उड़ा, द क्रो फ्लू हाई, बहुत ऊंचाई पर उड़ गया। तो ये जो हाई आया है ये बच्चों क्या बता रहा है, ये इस फ्लू को, उसके उड़ने को बता रहा है कि वो उड़ के कहां पहुंच गया। इस तरह से इसमें जो हाई है वो क्या काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि ये फ्लू को यानी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, है ना। तो जब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब कहलाएगा। और ये जो हाई है ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं, अगला हमारा वर्ड है होम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है होम। होम हमारे दिमाग में वर्ड आया तो हम ये समझते हैं कि नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि प्लेस को दिखाता है, और जो वर्ड प्लेस को दिखाते हैं उन्हें नाउन कहते हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि जो प्लेस को दिखाता है बच्चों वो एडवर्ब भी होता है। प्लेस को दिखाने का काम केवल नाउन ही नहीं करता बल्कि एडवर्ब भी किया करता है। अब किस तरह से वो नाउन कब बनेगा और एडवर्ब कब बनेगा वो हम समझते हैं। जैसे माई होम इज एट कंकड़बाग, अब समझो, अब ये जो माई होम लिखा हुआ है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है कि ये नाउन है। देखो आप ऐसे नहीं समझ सकते कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जब एक ही वर्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बन के आ रहा है तो सेंटेंस में उसके प्रयोग के आधार पर ही तो जानेंगे। जैसे अगर ये सब्जेक्ट बन करके आ रहा है तो सब्जेक्ट बन करके तो नाउन या प्रोनाउन ही आता है। और दूसरी बात, नाउन होम का मतलब अगर घर है, आवास है, तो इसका मतलब ये चीज किसका होता है, नाउन का होता है। ये काम किसका होता है, नाउन का। तो माई होम क्या हो गया, नाउन हो गया। चलिए आगे देखिए, वर्ब कब बनेगा बच्चों, बर्ड्स जनरली बर्ड्स होम बिफोर इट इज डार्क, यानी अंधेरा होने से पहले जो बर्ड्स हैं वो जनरली घर वापस आ जाती हैं। देखिए अब इसमें जो बर्ड्स लिखा है ये क्या है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जनरली जो लिखा हुआ बच्चों ये क्या है, ये एडवर्ब है। अब आप देखिए यहाँ पर जो एडवर्ब है वो सेंटेंस की बिगिनिंग में ही आ गया, तो एडवर्ब सेंटेंस की बिगिनिंग में भी आ सकता है अगर वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता हो तो। अब आप देखिए बिफोर इट इज डार्क, इसमें अगर पूरे में आप देखें तो एक जगह वर्ब आपको यहां मिलेगी, लेकिन ये जो क्लॉज है ये अलग है और ये जो बच्चों क्लॉज है ये अलग है। अब इस क्लॉज का ये सब्जेक्ट है तो इस क्लॉज की वर्ब कौन बचा, इस क्लॉज की वर्ब है होम। तो जनरली बर्ड्स होम, होम का मतलब है घर वापस आना, ठीक है बच्चों। तो जनरली बर्ड्स होम बिफोर इट इज डार्क, तो यहां पर होम का मतलब है घर वापस आना। तो जब इसका मतलब ये निकलेगा उस समय आप इसे क्या समझोगे, उस समय आप इसे वर्ब समझेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए एडजेक्टिव कब है बच्चों, वी एंजॉयड होम कुकिंग। फिर देखो हमने घर में खाना, होम कुकिंग को एंजॉय किया, यानी घर का बना हुआ खाना खाया।
अब आप देखो जो कुकिंग है ये नाउन है, और आप इस होम वर्ड को कुकिंग इस नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, और ये कुकिंग के बारे में बताता कुकिंग कैसी है, कहाँ की कुकिंग है, घर में खाना बन रहा है। तो वी एंजॉयड होम कुकिंग, यानी खाना कैसा है, घर का बना हुआ खाना है, यानी खाने के बारे में बता रहा कि बाजार का खाना नहीं है, घर का खाना है, ट्रेन का खाना नहीं है, घर का खाना है। इस तरह से वी एंजॉयड होम कुकिंग। तो ये जो आपका कुकिंग है ये क्या काम करता है, नाउन है, और ये जो होम है बच्चों ये क्या काम करता है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये रहा एडजेक्टिव और ये रहा नाउन, क्योंकि ये जो होम है ये कुकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये एडवर्ब का काम कब करेगा, देखिए तो दे आर गोइंग होम, ये काफी टिपिकल होता है, ध्यान दीजिए, दे आर गोइंग होम। अब अगर आप ये सोचें कि इसमें जो होम लिखा हुआ है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा मत सोचिएगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे आर गोइंग होम, वो घर को, घर की ओर, घर की तरफ जा रहा है। अब आपने इसमें क्या किया है, एक प्लेस की तरफ इशारा किया है, और ये कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे आर गोइंग होम। अगर होम से पहले आप कभी प्रीपोजिशन का यूज कर पाए तो याद रखिएगा उस सिचुएशन में जो होम होगा वो नाउन का काम करेगा, लेकिन यहां जो होम लिखा ये एडवर्ब का काम कर रहा है। दे आर गोइंग होम, है ना, वो घर की ओर जा रहे हैं या घर जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आई लाइक टू स्टे होम इन द इवनिंग्स। अब फिर देखिए यहां पर वर्ब के बीच में और होम के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया। अगर उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आई लाइक टू स्टे होम इन द इवनिंग्स, शाम को मैं घर पर रहना पसंद करता हूं। तो ये जो आपका होम है ये एडवर्ब का काम करता है, इसको समझिएगा, काफी टिपिकल है। अगर मैंने आपसे बोला कि होम के बीच में और उस वर्ब के बीच में अगर प्रीपोजिशन आ जाता तो आप जानते हैं कि वो रिलेशन को शो करने लगता, और तब वहां पर वो नाउन बन जाता, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखाएगा। लेकिन अगर बीच में प्रीपोजिशन नहीं है तो वो क्या काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। तो आपने देखा कि जो होम है ये आपका नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। तो इस तरह से ये आपके कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, कुछ वर्ड्स थे जिन्हें मैंने आपको बताया कि अलग अलग समय पर सेंटेंस में, अलग अलग सिचुएशन में, पोजीशन में अलग अलग एडवर्ब का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैं समझूंगा कि ये आपके को काम करेगा आपके लिए, और आपके एग्जामिनेशन में इससे हेल्प मिलेगी, और कम से कम आपको ये एक मतलब ये आपका एक एटीट्यूड डेवलप होगा, आप ये समझना शुरू करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे पहचानें। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, जय हिंद।